नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के टेस्ट सीरीज का, और आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 17 होगा, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं हिंदी का, और उसमें पहला क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सही रूप से लिखा हुआ है ये हमें बताना है। तो अगर हम देखते हैं राष्ट्रीयता, तो पहला ए पार्ट में जो लिखा हुआ है राष्ट्रीयता को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सही बरतने वाला शब्द कौन सा है? ए पार्ट वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सम्मान करना, खुश होना, पगड़ी को उछालना या फिर अपमान करना। तो पगड़ी उछालने का अर्थ होता है किसी को अपमानित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अपमान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। इसमें बताना है कि कहाँ पे जो है गलती दिया गया है और किसको हम उससे क्या कहते हैं कि इससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, किस वाले पार्ट से या ऑप्शन से। तो अगर हम इसमें देखते हैं आंसर की बात करें तो आंसर इसका सी हो जाएगा। करते रहने का नाम ही जीवन है, ना कि करते रहने की। यहाँ पे की लिखा हुआ जो कि ये गलत है, की नहीं होना चाहिए पे, यहाँ पे का करते रहने का नाम ही जीवन है, का होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनना है। पर्यायवाची शब्द चुनना है वृक्ष का। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है पादप, विटप, ठीक है, इसके बाद तरु, द्रुम, पेड़, ये सारे जो है वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें देखिए विटप जो दिया गया बी पार्ट में, यही इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, पानी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो वार्य होता है ये, और अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो व्योम होता है। ठीक है, व्योम होता है, शून्य होता है, गगन, अंतरिक्ष, सारे अंतरिक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, विटप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पानी रहा है डैश के जगह पे क्या भर जाएगा? तो अगर हम बात करें तो उपयुक्त शब्द इसमें आएगा बरस। ठीक है, पानी क्या हो रहा है? पानी बरस रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी का प्रयोग पुल्लिंग रूप में होता है, इसलिए यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? पानी बरस रहा है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है, जिसमें इसमें बताना कि कहाँ पर गलती की गई है। तो अगर हम पढ़ते हैं कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है, इसमें बताना कि कहाँ पर गलती है। तो गलती जो ये सुनहरा धूप दिया गया है ये गलत है, लिखा हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सुनहरा धूप के स्थान पर सुनहरी धूप का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो धूप को विशेषित करने का कार्य जो होता है वो सुनहरी से किया जाता है, ना कि सुनहरा से। तो यहाँ पे सुनहरा की जगह सुनहरी हो जाएगा, तो ये पूरा वाक्य जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी में गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कलम, राम कलम डैश लिखता है। राम कलम क्या लिखता है? खाली स्थान पर अगर हम माध्यम के रूप से देखें तो यहाँ पे से को चुना जाएगा। राम कलम से लिखता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। राम किसी से लिखता है? कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। यहाँ पे जो रेखांकित खंड दिया गया है ये बताना है कि इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। तो दूध जो होता है वो पुल्लिंग के रूप में होता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे गाय का दूध कहना उचित होगा। ठीक है, यहाँ पे ताज़ा दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूध जो भी होता है वो ताज़ा होता है, तो गाय का ताज़ा दूध। सर ठीक है, यहाँ पे ताज़ा से नहीं, यहाँ के लिखा हुआ है के, तो के की जगह पे के का होना चाहिए। गाय का ताज़ा जो दूध होता है, ना कि गाय के ताज़ा दूध। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। इसमें भी आजकल अंधाधुंध वृक्ष जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं इसमें बताना है। तो इसका सही व पूर्ण वाक्य की बात करें तो आजकल अंधाधुंध वृक्ष जो है वो
काटे जा रहे हैं। ठीक है, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा काटे। परसर्ग किसे कहते हैं ये बताना है। तो परसर्ग की बात करें तो कारकों में प्रयुक्त विभक्ति अथवा चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो प्रयुक्त विभक्ति जो ये लिखा हुआ है यही आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त विभक्ति को ही परसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो है प्रत्येक कारक का अपना परसर्ग होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जिसकी कोई संतान ना हो उसको एक वाक्य में क्या कहेंगे। तो जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहा जाता है एक वाक्य में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, निसंतान। ठीक है, इसमें देखिए विधुर जो लिखा हुआ है, विधुर मतलब होता है जिसकी पत्नी जीवित ना हो, उसे विधुर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अनावृष्टि जो होता है वो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है। ठीक है, अतिवृष्टि मीन्स होता है अत्यधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि मीन्स होता है वर्षा का न होना या फिर सूखा होना। ठीक है, अहीर का तत्सम शब्द बताना। अहीर का तत्सम शब्द क्या होना यह बताना। अहीर जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होता है वो होता है आभीर। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा आभीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अस्थि का तद्भव शब्द बताना है। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अस्थि का तद्भव शब्द होता है हड्डी। ठीक है, हड्डी मीन्स अस्थि होती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। ठीक है, अस्थि जो होता है वो तत्सम शब्द है और हड्डी जो है तद्भव शब्द है। महान का स्त्रीलिंग क्या है ये बताना है। तो महान का स्त्रीलिंग होता है, महान पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग इसका होता है महती। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में क्या है ये बताना है। यानी कि पूजा को जो है रेखांकित वाक्य दिया गया है, इसमें क्या है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कर्म और कर्ता है या फिर संप्रदान है, क्या है ये बताना है। तो आंसर की बात करेंगे तो ये एक कर्म कारक है, पूजा को। ठीक है, कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। और देखिए इसमें लगा हुआ है पूजा को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। जिस शब्द प्रक्रिया का फल अथवा प्रभाव जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन श्याम में कौन सा समास है ये बताना है। तो घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। तो घन श्याम में कौन सा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास होएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में कोई अपना पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है या तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे जो घनश्याम जो है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीत। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है ये बताना है। तो दोहे में प्रयुक्त अलंकार की बात करें तो इसमें जो है असंगत अलंकार है। कौन सा अलंकार है, इस ऑप्शन के अनुसार असंगत अलंकार है इसमें। ठीक है, अब असंगत अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जहां आपातता विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण व्याधिकरण वर्णित होता है वहां पर असंगत जो है अलंकार होता है। ठीक है, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ण को मान्यता दी है। वो छंद कौन सा है जिसको अन्य वर्ग की तरह जो है वर्ण वर्ग की तरह मान्यता दी गई है, तो वो है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद को जो है मान्यता दिया गया, इसका आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा, मुक्तक छंद। ठीक है, जिन छंद के अन्य वर्ण को मान्यता दी जाती है उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 से 22 से लेकर गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होगा और इसमें गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो लेखक के अनुसार जो है अगर आंसर की बात करें तो हमें कलाकार से सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता प्राप्त होती इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बतलाया है। तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक के अनुसार अगर हम बात करें तो जो है जीवन में प्रेम का महत्व बतलाया गया है इस गद्यांश के अनुसार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करने, व्याख्यान सुनने, साहित्यिक अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो लेखक के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सब न करने का, अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना। ठीक है, ये सब सुनने और अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बना जाए। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म और क्रम में क्या अंतर है ये बताना है। ये कर्म है और ये क्रम है, इसमें बताना है कि क्या अंतर है। कर्म क्या होता है, तो कर्म होता है काम और क्रम क्या होता है,
क्रम होता है लगातार। ठीक है, एक के बाद एक तो क्रम वाइज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, काम और लगातार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में निर्वाह में जो है प्रयुक्त उपसर्ग बताना, कौन सा इसमें उपसर्ग लिखा हुआ है निर्वाह में। तो निर्वाह में जो अगर हम बात करेंगे तो निर्वाह में निर उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, निर उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश अथवा अवयव को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ देता है। ठीक है, हिंदी में भूतकाल के कितने भेद हैं ये बताना है। तो हिंदी में भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, पांचवा होता है संदिग्ध भूत, छठा होता है हेतु मद भूत। तो 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। ठीक है, तो ये था 25 क्वेश्चन हिंदी के। आप देखते हैं जीएस के 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है ये बताना। ठीक है, ये पार्ट है संधि विलय 1843 में हुआ, अवध विलय जो है 1856 में हुआ, वाघात विलय 1850 में और करौली विलय जो है 1848 में हुआ। इसमें से बताना कि कौन सा गलत है। तो अगर हम गलत ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट गलत जो है, करौली विलय जो है 1848 में जो लिखा है ये गलत है। करौली राज्य का विलय जो है डलहौजी ने अपने शासनकाल में 1855 में किया था। कब किया था, 1855 में, और यहाँ पे दिया गया 1848, तो इस तरीके से डी पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी के द्वारा डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, हड़प नीति। ठीक है, तो उसके तहत जो है कुछ इसने जो है राज्यों को हड़पा था या फिर अपने में विलय किया था। तो पहला था सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सारे राज्य थे जो डलहौजी द्वारा हड़पा गया था, विलय में अपने में शामिल किया था। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो है कुशासन के नाम पर सबसे अंत में 1856 में जो है ये अवध का विलय किया गया था। ठीक है, और इसके बाद 1843 में जो है सिंध का विलय किया गया। ठीक है, और ये एलन बरो उस समय काल था, एलन बरो का कार्यकाल तो उस समय हुआ था 1843 में। ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है ये स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जो कि क्रांतिकारी थे 1845 से लेकर 1883 तक, इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति होती थी उन लोगों को एक संगठित करके रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की थी। और ये रामोसी कृषक जो है जत्थे को प्रशिक्षित लड़ाकू दल के रूप में परिवर्तित करने में सफल रहे थे। फड़के को जो है गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई थी 1883 में आमरण अनशन करते हुए। कब, 1883, 1883 में आमरण अनशन करते हुए इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ज्योतिबा फुले ने जो है, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब किया था, 1873 में, 1973। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, गुलामगिरी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। शारदा एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध, आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अगर हम इसमें बेमेल या गलत चिन्ह की बात करें तो बी आंसर इसका गलत हो जाएगा। जो आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, ये गलत दिया गया है। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो है राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज को स्थापना किया था, और इसके बाद उसको जो है केशव चंद्र सेन ने जो है काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। और ये जो है आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पर किया गया था, 1815 में, कलकत्ता में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ब्रह्म समाज 2 पार्ट में विभाजित हो गया था। तब उस समय केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में जो है हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह को जो है क्या किया गया था, प्रतिबंधित करने के लिए शारदा एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था, 1829 में। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग से जो है प्रसिद्ध संत तुलसीराम जुड़े हुए थे। 1873 में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ये बताना है।
तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत के समिति के अध्यक्ष का गठन किया गया था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती के अभियुक्त के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है चिदम्बरम पिल्लई द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में चिदम्बरम पिल्लई द्वारा मद्रास में किया गया था। वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो है हिस्सा है। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर आंदोलन काफ़ी सफल रहा और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह एवं दिल्ली के सर सैयद रजा के द्वारा किया गया था। तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की बूंद जो होती है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर यस बराबर होता है सरफेस टेंशन बराबर होता है बल बटा लंबाई यानी कि F/L। यानी अगर इसके हम मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ से निकल आएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तापमान के बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। ठीक है, और तापमान के घटने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है कौन गलत सुमेलित किया हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड माचिस, यूरेनियम परमाणु बम, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, इसमें से बताना कौन सा गलत मिला हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये पोटेशियम क्लोराइड माचिस जो है ये नहीं होता। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए जो है जिम्मेदार फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फोरस। तो ये ऑप्शन आपका बेमेल हो जाएगा और यही पूछा गया था कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसके बाद माचिस की जो तीली होती है वो गोंद, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड एवं लाल फास्फोरस युक्त होते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का एक रासायनिक उर्वरक होता है। ठीक है, और इसके बाद शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जो जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। ठीक है, संचायक सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। तो ये सारी बातें सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा, ये बताना है। तो जब झील की तली से उठकर कोई वायु का बुलबुला जब ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर का हवा का बुलबुला जो है उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार जो है अवतल लेंस के समान करता है। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला जो है परावर्तन के कारण जो है चमकता है। ठीक है, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितृप्त और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में जो है अवस्थित है, ये बताना है। तो ये जो होता है ये हाइपोथैलेमस में होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम और डायनिसिफेलान में बटा होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो है चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। थैलेमस का कार्य गर्म, ठंडा और दर्द को पहचानने का कार्य होता है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम क्या है या मशरूम क्या होता है, ये बताना अगले क्वेश्चन में। तो मशरूम जो होता है एक कवक होता है, फंजाई होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मशरूम एक कवक होता है। ठीक है, प्रमुख कवक जिसका भोजन के रूप में उपयोगी होता है जैसे छत्तक है, गुच्छी है, लाइकोपर्डोन है और ईस्ट भी एक कवक है। ठीक है, तो ये बातों की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कौन सा एक आनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न से होता है, ये बताना है। तो वो बीमारी का नाम क्या है, ये बताना। तो अगर उस बीमारी की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, रॉयल हीमोफीलिया जो बीमारी होती है वो आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, और यह रोग केवल पुरुष में होता है। इस रोग का वाहक जो है सिर्फ महिला होती है। प्रोथ्रोम्बिन, इस रोग में जो है रक्तस्राव बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया रोगी में जो है फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रभावित होते हैं जो रक्त के जमने में सहायक होते हैं। और इस रोग में जो है अत्यधिक रक्त के बहने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैध डोमेन का नाम है, ये बताना है। .com यानी .com, .gov, .net या उपरोक्त सभी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो तीनों वैध नाम है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे वैध डोमेन हैं। IP एड्रेस जो है
बिट्स का होता है। वेब अथवा गेज जो होता है HTML का बना होता है। और इंटरनेट जो है हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट का जन्मदाता की बात करें तो विंट सर्फ थे। .edu होता है जिसका मतलब होता है एजुकेशनल। ठीक है, .com होता है यानी कि इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। और .org होता है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। .mil होता है इसका मतलब मिलिट्री। और .co होता है उसका मतलब कंपनी प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को जो है डिकोड करती है ये बताना है। तो वो करती है 32 बिट को डाटा को डिकोड। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। प्रत्येक ALU एक समय में 32 बिट डाटा को डिकोड करता है। और ALU जो इसका फुल फॉर्म बनता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर के ब्रेन को जो है CPU कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, ALU के दो प्रमुख घटक हैं, एक है LU और एक है AU। ठीक है, LU और एक AU, दो प्रमुख घटक जो हैं ALU के हैं। ठीक है, LU मीन्स लॉजिकल यूनिट और AU मीन्स अर्थमेटिक यूनिट। तो दो घटक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक OS किसके द्वारा जो है विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है। तो मैक जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा एप्पल। ठीक है, इसे एप्पल कंपनी के द्वारा ही वर्ष 1984 में विकसित किया गया था। ये भी याद रखना है, 1984 में विकसित किया गया था। और ये पहला ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है कर्मचारी को उसकी इच्छा अनुसार के समय से पूर्व भी सेवानिवृत्ति प्रदान करने का छूट दिया गया है। सर्वप्रथम PNB ने अपने कर्मचारियों के लिए ये योजना प्रारंभ की थी। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है ये बताना है। तो वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF जिसको कहते हैं, इसका प्रतीक जानवर बताना है, कौन सा चिन्ह है। तो वह है विशाल पांडा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, विशाल पांडा। ठीक है, WWF की स्थापना कब की थी? 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। 29 अप्रैल 1961 को किया गया था इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जो है ग्लैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। 1950 में 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कुल 34 न्यायालय हैं, इसमें ये भी जानना है। अगला क्वेश्चन है। संसदीय प्रणाली में गिलोटिन क्या है? गिलोटिन क्या है ये बताना है। तो संसदीय प्रणाली में गिलोटिन जो होता है बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कराने से संबंधित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको गिलोटिन कहा जाता है। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है ये बताना है। तो संवैधानिक निकाय की बात करेंगे तो इसमें अंतर्राज्यीय जो परिषद है ये संवैधानिक निकाय होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने भी राष्ट्रीय महिला आयोग, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये तीनों जो है संवैधानिक संस्था है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद जो है संवैधानिक निकाय होता है। सरकारिया आयोग के सिफारिश से अनुच्छेद 263 के आधार पर जो है राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया था। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मानवाधिकार का गठन जो 1993 में किया गया है। ठीक है, संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो 1992 में किया गया था। ठीक है, और संसदीय अधिनियम 1990 के अधीन ये किया गया था। ठीक है, 1956 में जो है क्षेत्रीय परिषद के गठन संसदीय अधिनियम से किया गया था। तो ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी किस जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है, कौन सा सही है। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम यह है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर इसके बाद नागा आता है सबसे पूर्व में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेघालय की जनजाति हैं। गारो के लोग मेघालय के गारो पर्वत और बांग्लादेश के सिंह जिले में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के निर्देशों यानी कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित कौन करता है ये बताना है। तो कंप्यूटर के निर्देशों यानी कंप्यूटर के निर्देशों को ALU क्रियान्वित करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, अभी ऊपर मैंने बताया दोनों किसके घटक हैं? ALU के घटक होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तातीपाका
तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर है ये बताना है। तो तातीपाका से तेल शोधनशाला जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन वन क्षेत्र सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें से अगर आंसर की बात करेंगे तो पतझड़ जन जो पश्चिम घाट लिखा है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, साइलेंट वैली में मिलते हैं। शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मान लो कि शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश जो है पर्वतीय क्षेत्र में है। इसके बाद कक्ष वनस्पति जो है सुंदरबन के डेल्टा को कहा जाता है। और पतझड़ वन की बात करते हैं तो ये जो है सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी भाग घाट ये लगा हुआ, तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर पतझड़ वन नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनप्रीत वोहरा किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बनाए गए हैं मनप्रीत वोहरा जी। अगला क्वेश्चन है रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में होगा ये बताना है। तो ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल 50 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।